जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगेन इट्स अ पावरफुल सेशन और इस पावरफुल सेशन में मैं रवि सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड्स का पेपर कैसे चेक होता है। ये एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हमें लिखना किस तरीके से चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने मैथ का पेपर लिया हुआ है, तो मैथ के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। And this video is very useful and very needful for GACB students। गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी कि जो गुजरात बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, गुजरात बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे गुजराती मीडियम हो, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले मान लो आपने आंसर शीट लिख लिया, उस आंसर शीट की चेकिंग कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। आंसर शीट की चेकिंग सेक्शन वाइज होती है, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ज्यादातर 4 ही सेक्शन होते हैं हमारे पेपर में, 6 विषय होते हैं और सेक्शन ए की चेकिंग करने वाला अलग टीचर होता है, सेक्शन बी की चेकिंग करने वाला अलग टीचर होता है, सेक्शन सी की चेकिंग करने वाला अलग टीचर, उसी तरीके से सेक्शन डी की चेकिंग करने वाला अलग टीचर होता है। तो चारों सेक्शन की चेकिंग करने वाले 4 टीचर अलग अलग होते हैं, या 4 एग्जामिनर बोला जाता है। जो चेक करते हैं ना उनको एग्जामिनर बोला जाता है, वो सब अलग अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से आपको सेक्शन वाइज पेपर लिखने के लिए बोला जाता है। जैसे मान लो कि मैं सेक्शन ए चेक कर रहा हूं ना, तो मैं पूरे पेपर में देखूंगा कि सेक्शन ए कहां पर है। मुझे सिर्फ सेक्शन ए से ही लेना देना है, मुझे सेक्शन ए चेक करने को मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जब बोला जाता है कि हर सेक्शन एक नए पेज से शुरू होना चाहिए, हर सेक्शन नए पेज से शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि पेपर चेक करने का स्टाइल ये होता है। और जब भी आप सेक्शन लिखते हो तो थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखा करो, ताकि सेक्शन वाइज पेपर चेक हो तो एग्जामिनर को पता चले कि यहां से मेरा सेक्शन शुरू होता है। ओके, जितने भी सेक्शन को चेक करने वाले अलग अलग एग्जामिनर होते हैं, उन अलग अलग एग्जामिनर के पास एक आंसर शीट दिया जाता है। सेक्शन ए वाले को सेक्शन ए का आंसर शीट दिया जाएगा, सेक्शन बी वाले को सेक्शन बी का आंसर शीट दिया जाएगा। सबको एक आंसर शीट दिया जाता है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। नॉर्मली स्कूलों में जो पेपर होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, सेक्शन बदल गया फिर से 1 2 3 4 5 होता है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूअस चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा कंटिन्यूअस होता है। तो जब भी आप आंसर लिखो ना तो प्रॉपर नंबरिंग करो। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना तो आंसर 25 ही लिखना, क्योंकि जब सामने वाला चेक कर रहा होता है और उसको जो आंसर शीट दी गई रहती है उसमें 25 नंबर डाल के ही आंसर लिखा हुआ रहता है। समझ रहे हो ना। चलो, सेक्शन वाइज एग्जामिनर जब चेक कर लेता है तो उसके बाद नंबर आता है मॉडरेटर का। मॉडरेटर का काम मतलब जो बीच में काम करता है। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, इन चारों सेक्शन के नंबर्स को काउंट करता है और टोटल करता है। चारों सेक्शन के नंबर को काउंट करता है और टोटल करता है, ये मॉडरेटर का काम होता है। मॉडरेटर के बाद आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर को वेरीफायर भी बोला जाता है। ये वेरीफाई करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि जितने भी मार्क्स जो दिए गए हैं प्रॉपर काउंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ रह तो नहीं गया है। बिकॉज अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो रीचेकिंग में जब हम डालते हैं, है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए। तो ये प्रॉपर सिस्टम होता है चेक होने का। कोऑर्डिनेटर के हाथ से अगर पेपर निकला वो आपका फाइनल मार्क्स होता है, वो आपकी फाइनल मार्किंग होती है। दूसरी चीज, ये मैंने पहली चीज आपको बताई, करेक्ट नंबर ऑफ आंसर मस्ट। आप जो भी आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर लिख रहे हो ना, तो आप आंसर नंबर 28 ही लिखना, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है उसके आंसर शीट जो मिली होती है उसमें 28 नंबर का आंसर ही वो देख के आपका आंसर चेक करेगा। ये जरूरी है। आंसर शीट विथ मार्क्स एंड सॉल्यूशंस गिवन ऑलरेडी। चेक करने वाले को ऑलरेडी आंसर शीट, कितने आंसर के लिए आपको कितना मार्क्स देना है, बच्चे ने कितना लिखा है और क्या लिखा है तो कितना मार्क्स देना है, ये सारी चीजें उनको आंसर शीट के साथ दी जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, मान लो हम मैथ के पेपर की मैं बात कर रहा था, तो मैथ के पेपर में इक्वेशंस आते हैं, कंडीशंस आते हैं कि माना x बराबर 2 y बराबर 3, फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, वैल्यू एडिशन करना होता है, x की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे, y की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे। ये सारी चीजों के अलग अलग पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख लेने के बाद जो फाइनल आंसर लेकर आते हैं ना, वो फाइनल आंसर जो हमारा होता है उसके तो सिर्फ एक ही मार्क्स होते हैं, लेकिन जो पूरा स्टेप्स आपने लिखे हैं ना उसके सब मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यू गेट ओनली 1 मार्क्स फॉर योर राइट आंसर। आपका अगर सही उत्तर आ रहा है ना, तो जो उत्तर सही लास्ट में फाइनल आया उसके तो आपके सिर्फ एक ही मार्क्स मिलते हैं। बाकी इक्वेशन के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मूलाज के मिलते हैं, कंडीशंस के, इन सभी चीजों के मार्क्स मिलते हैं। आंसर का एक ही मार्क्स मिलता है आपको। इस तरीके से पेपर चेक होता है, ठीक है ना।
उसके बाद हाँ, मान लो कि अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, आपने सब कुछ सही लिखा है और फाइनली आपका आंसर गलत हो रहा है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आंसर जो गलत हुआ है उसके आपके 1 मार्क्स कटेंगे। बाकी आपने स्टेप्स सही लिखे हैं, कंडीशन सही लिखे हैं, इक्वेशन सही लिखे हैं, तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद लिखा है हाईलाइट योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ जाने के बाद उसको आपको पेंसिल से हाईलाइट कर देना है, बॉक्स में बंद कर देना है, या ऐसे हाईलाइट करो कि सामने वाले को पता चल जाए कि दैट इज द फाइनल आंसर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद लिखा ऑलवेज यूज ब्लू बॉल पेन। आप जब भी आंसर शीट लिखो ना तो बॉल पेन का यूज करो और ब्लू बॉल पेन का यूज करो, ठीक है ना। ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम कानून तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ब्लू बॉल पेन यूज करने के लिए बोला जाता है, तो वही यूज करने का। अच्छा, बॉल पेन ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे राइटिंग क्या है, जो भी लिखा हुआ रहता है ना वो फैलता नहीं है। फाउंटेन पेन जो होता है वो फैल जाता है, इसीलिए हमेशा आपको क्या करना है, ब्लू बॉल पेन का यूज करना है। बॉल पेन का जो पॉइंट होता है, टिप होता है ना, वो बॉल जैसा होता है, वो घूमता है, तो उससे क्या स्पीड मेंटेन रहती है, बहुत तेजी से हम लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो ब्लू बॉल पेन का अपन को यूज करना है। अब जैसे मान लो मैं थ्योरम की बात करूं, थ्योरम मतलब प्रमेय की बात करूं, या कंस्ट्रक्शन यानी रचना की बात करूं, थ्योरम में क्या होता है, इसमें हम जो थ्योरम लिखने के लिए आता है तो डाटा एक दिया रहता है कि आप मतलब कोई भी अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसके कर्ण का स्क्वायर जो है उसके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो उसको प्रूव करना है, तो वो उसका मार्क्स कैसे मिलता है थ्योरम में, जो डाटा दिया रहता है, डायग्राम बनाने का 1 मार्क्स, स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क्स, है ना, फिर उसको प्रूव करने का 1 मार्क्स, ऐसा स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है। मान लो आपने प्रूव नहीं किया है, डायग्राम बना दिया है, तो डायग्राम का 1 मार्क्स मिल जाएगा। पहले क्या 5 मार्क्स में आता था, अब 4 मार्क्स में आता है। तो मार्क्स को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप में, तो आप जितना लिखे रहोगे उतना मार्क्स आपको मिलेगा। इसीलिए हमेशा आप लोगों को ये सलाह दी जाती है टीचर्स के थ्रू कि कभी भी पेपर छोड़ने का नहीं, कभी भी पेपर अधूरा नहीं छोड़ने का, सारे आंसर लिखने का। नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लिखने का, लेकिन जरूर लिखने का, कुछ ना कुछ लिखने के भी कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, तो वहां पर आपके पास होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, ये अच्छे स्टूडेंट्स अगर इसको समझ रहे हैं ना, जिनको 100 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कवर करने हैं, तो उनको ये प्रोसीजर समझ के चलना होगा, उनके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर हो सकते हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करूं, आप सोचते होंगे कि स्टेप्स लिखते हैं हम लोग, रचना के मुद्दे लिखते हैं तो उसके मार्क्स मिलते हैं। उसके एक ही मार्क्स होते हैं, जो आप रचना के मुद्दे या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, उसके आपको एक ही मार्क्स मिलते हैं। बाकी के 3 मार्क्स तो आपको कंस्ट्रक्शन बनाने के मिलते हैं। पहले 5 मार्क्स में आता था तो 1 और 4 का रेशियो होता था, अब 4 मार्क्स में आता है तो 1 और 3 के रेशियो से रचना बनाया जाता है। स्पेसिफाइड इन आंसर शीट, जो चेक करने वालों को आंसर शीट दिया जाता है उसमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड रहता है कि आपके पेपर को जब चेक किया जाता है तो कितने मार्क्स के लिए, कितने स्टेप्स के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, आपने कितना लिखा है तो आपको कितना मार्क्स देना चाहिए, ये ऑलरेडी आंसर शीट जो दिया रहता है एग्जामिनर को चेक करते समय, उसमें स्पेसिफाई रहता है, तो वो उसी के हिसाब से पेपर चेक करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज उन्हें पेपर चेक करने के पैसे भी मिलते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी काम के। जब आपको पैसे दिए जा रहे हैं ना, इसका मतलब आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसको अच्छे से निभाना ही होता है। सिस्टमेटिकली मार्किंग सिस्टम होता है ताकि अच्छे से लोगों को मार्क्स मिल पाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, इसीलिए सबको इस तरीके से, इस प्रोसीजर से फॉलो करते हुए आपको पेपर भी लिखना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो सभी जरूरतमंद लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारे वीडियोस को देख सकें। और हमारा जो फर्स्ट सक्सेस जो हमें मिला है वो हमारा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए आई एम वेरी थैंकफुल, हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। सो इस बारे में फर्स्ट सक्सेस के ऊपर जरूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को दूसरी भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बातें जानने को मिलेगी, कैसे हम लोगों ने सक्सेस की, सफलता की पहली सीढ़ी को पाया, हम कैसे यहां तक पहुंच पाए, इस बारे में भी आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोरोना का समय चल रहा है, सिचुएशन सही नहीं है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सलाह दीजिए, निगेटिविटी मत फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए। पॉजिटिव शब्द भले बदनाम हो चुका है, लेकिन इसको बदनाम करने वाले वही लोग हैं जो ऑलरेडी निगेटिव थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।